हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बता चुके थे, क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 6 पे चल रहे थे हम लोग। आज के इस वीडियो में राहुल सर अगेन आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बताएंगे, वो डिटेल से समझाएंगे और लिखवाएंगे भी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्या होगा, ठीक है ना। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, जब एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो क्या होगा। तो और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस या डबल कर दी जाए और ट्रिपल कर दी जाए तो क्या होगा। और थर्ड है मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या हो डबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, जब एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो उसका आंसर लिखे आप फर्स्ट डाल करके, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल बिकम डबल। तो यानी कि फोर्स भी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डबल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 6 वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। कितने हैं इसमें? 3 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आ जाइए 6 का सेकंड है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, ठीक है। डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट के बीच में डबल या ट्रिपल हो जाए तो उसके लिए मैं बता दूं, सेकंड वाले का आंसर लिखें, इसमें ए लिखें आप कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो डबल हो डिस्टेंस, तो क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम 1/4, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 1/4 हो जाएगा, FOURTH 1/4। और जब डिस्टेंस सेकेंड का बी लिखें व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, जब ट्रिपल हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम 1/9 हो जाएगा। तो डबल्ड के केस में तो हो गया आपके 1/4, ट्रिपल्ड के केस में हो गया 1/9। अब 6 का थर्ड क्वेश्चन आ जाइए मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो डबल्ड है, तो इसका आंसर लिखें द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स है विल बिकम 4 टाइम्स, वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना वो ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बिकम 1/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाइए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस ही बताइए। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट आपको लिखवाए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा द मोशन ऑफ मून, जो देखो ग्रेविटेशन फोर्स का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस ही है। हमारी अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है, ठीक है। और मून का अर्थ के चारों तरफ राउंड होना अपनी ऑर्बिट में, वो भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो इसमें लिखिएगा फर्स्ट द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू दिस। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा ये फोर्स क्या करता है? अर्थ को बांधे रखता है, द फोर्स दैट बाइंड्स द अर्थ। थर्ड पॉइंट लिखिएगा ज्वार भाटे भी इसकी वजह से आते हैं, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, क्योंकि सन के चारों तरफ जो प्लेनेट का मोशन है वो भी इसके कारण ही है, ठीक है। तो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू दिस। सेकेंड लिखिएगा द फोर्स डेट बाइंड्स द अर्थ। थर्ड लिखिएगा द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। और फोर्थ लिखिएगा द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल जो होती है ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं जो फ्री फॉलिंग होती है एक्सेलरेशन की, उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 8। अगेन रिपीट कर देता हूं, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 3 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड में ए और बी 2 हैं और थर्ड में ये रहा आंसर। 7 वाले क्वेश्चन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें ये 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंस की जो मैंने लिखवा दिए। ओके, ये आप अच्छे से देख लें और नोट कर लेना अपनी होमवर्क की कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में पूछना चाह रहे हैं वो। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है, वो पूछना चाह रहे हैं। तो आंसर देखिएगा इसका, मैं आपको बता दूं, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिपेंड करता है ग्रेविटेशन फोर्स उसके वेट पर, WEIGHT, उसके वेट पर डिपेंड करता है। ओके, तो आंसर लिखिए वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमित जो है कुछ गोल्ड के फ्यू ग्राम्स खरीदता है। अमित बाइस, क्वेश्चन लिखिए अमित बाइस, BU बाइस, ठीक है, और फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड खरीद लिया अमित ने, ठीक है, एट पोल्स पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ one of his friend, his friends फुल स्टॉप, आगे लिखे he hands HANDS, ठीक है, क्या देता है उसे, ओवर द सेम, तो देखिए he hands over the same when he meets, आगे लिखिएगा when he meets, जब वो मिलता है, when he meets him at equator, EQUATOR, इक्वेटर पे जब वो मिलता है, फुल स्टॉप, will the friend agree with the weight, of gold bought, BOUGST, जो वो लाया था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि नहीं है, इफ नॉट, कॉमा, तो कारण बताइए, वाई। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है वो कि अमित खरीदता है कुछ गोल्ड के ग्राम्स पोल्स पर, ठीक है, पर इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, तो एक अपने फ्रेंड को वो निर्देश देता है, फुल स्टॉप, ही हैंड्स ओवर द सेम, वो उसके हाथ में उतना ही सेम गोल्ड दे देता है, और जब वो मिलते हैं इक्वेटर पर, जब वो इक्वेटर पे मिलता है, विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड, क्या उसका फ्रेंड उस वेट गोल्ड का जितना वेट पोल्स पर था उतना ही इक्वेटर पे रहेगा, इससे वो एग्री हो गया, और यदि नहीं हुआ तो क्यों, कारण दीजिए आप, पूछ रहा है वो, ठीक है, इसका रीजन दीजिए आप। तो चलते हैं, इसका रीजन देते हैं हम लोग, रीजन दीजिए। नो, क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि फ्रेंड जो है वो उसके गोल्ड का जो वेट है उससे एग्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेट जो है वो डिक्रीज होता है, और अर्थ एक परफेक्ट स्पेयर तो है नहीं, ठीक है ना, अर्थ नॉट अ परफेक्ट स्पेयर, तो आप लिखिएगा नो द फ्रेंड विल नॉट, ओके, एग्री विद, लिखिएगा एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड, जो अभी बोला था उसी में लिखवा रहा हूं। तो फ्रेंड जो है वो एग्री नहीं होगा गोल्ड के वेट से जो कि वो लाया था, VOUGST, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, क्योंकि वेट जो है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द वेट विल, जो वेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, द वेट विल डिक्रीजेस,
डिक्रीज, DECREASE फुल स्टॉप। वेट जो है वो डिक्रीज होगा। द अर्थ इज नॉट, फुल स्टॉप लिखिए, द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्पेयर, SPHERE। तो अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्पेयर, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज स्लाइटली, SLIGHTLY, ठीक है। इट इज स्लाइटली, SLIGHTLY, compressed at the, compressed at the poles, compressed at the poles, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा at the, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा at the equator we are, at the equator we are slightly farther, SLIGHTLY, slightly farther, FARTHER, ठीक है, slightly farther from the center of, from the center of earth, okay, center of earth, then we are at the poles, क्योंकि हम कहां पर है, पोल्स पर है, फुल स्टॉप। ओके, ठीक है। तो मैं इसका और आगे मेन रीजन लिखवा दूं, इसी में लिखिएगा द वैल्यू, पैराग्राफ चेंज करके, द वैल्यू ऑफ, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो स्मॉल जी यानी ग्रेविटी की है। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज, VARIES, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज इनवर्सली विद द, लिखिएगा इनवर्सली, इनवर्सली विद द, तो द वैल्यू ऑफ जी इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ अर्थ, फुल स्टॉप। ओके, आगे लिखिएगा हेंस द वैल्यू ऑफ जी, हेंस द वैल्यू ऑफ जी, जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या है, इज लेस, वो कम होगी, इज लेस, ठीक है, वो कम होगी कहां पर, एट द इक्वेटर। आगे लिखिएगा एट द इक्वेटर, ओके, फुल स्टॉप। तो इससे क्या होगा, वेट, द वेट, WEIGHT, वेट, द वेट इज डायरेक्टली, DIRECTLY, तो इससे लिखिएगा द वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, यानी कि स्मॉल जी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स वैल्यू, इससे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है, सो इट्स वैल्यू वुड ऑल्सो बी, क्या हो जाएगा, वुड ऑल्सो बी लेस, कम हो जाएगी, लेस एट द इक्वेटर, फुल स्टॉप, एट द इक्वेटर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएंगे, 11 पे। Why will a sheet of paper, why will a sheet of paper, जो पेपर की शीट है, ठीक है, fall slower, fall, SLOWER, fall slower than 1 watt, क्या लिखा, देन 1 watt is crumpled, CRUMPLED, crumpled into a ball, क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि वाई विल ए शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरती है, ठीक है, और एक बॉल जो है वो बहुत जल्दी नीचे गिरती है। कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा क्यों होता है
क्योंकि मैं आपको बता दूं जो फॉलिंग का है, गिरने का जो कनेक्शन है वो एयर से, ठीक है। यानी कि दिस हैपन बिकॉज लिखेगा दिस, यह इसलिए होता है, दिस हैपन बिकॉज, जो फॉलिंग है, बिकॉज द फॉल इज, वो किसके थ्रू है, एयर के थ्रू है, थ्रू एयर, यानी कि गिरने का संबंध किससे, एयर से। तो ये जो एयर है, द एयर, ये क्या करती है, ऑफर करती है, द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मोशन, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट गिरेगा उसका जो भी रेजिस्टेंस, मतलब जो मोशन होगा उस मोशन को क्या करेगी, रोकने का प्रयास करेगी। मतलब जैसे ऊपर से आपने नीचे पटका, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ऊपर से आपने नीचे पटका, ठीक है, यहां पर आ गया, तो ये क्या करेगी, जितनी बार नीचे जाएगी तो वहां क्या है, एयर है, और एयर क्या करेगी, इसका जो मोशन लग रहा है ऊपर से, उस मोशन का क्या करेगी, विरोध करेगी। विरोध को बोलते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस करेगी, रेजिस्ट करेगी, उसको रोकेगी। आया समझ में? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसको रेजिस्ट करेगी। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मोशन, टू द मोशन, ओके। यानी कि मोशन का रेजिस्टेंस होगा ड्यू, ठीक है, कॉमन लग लिखें, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है, टू द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, टू द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप, टू द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसके बाद लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, फुल स्टॉप का लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू पेपर एज, क्या होगा, टू पेपर एज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द बॉल, फुल स्टॉप, एयर टू द बॉल, ठीक है। एंड ऑल्सो, अब राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो जो हवा है, विंड है, वो क्या, वो भी डिफ्लेक्ट करेगी पेपर को, ठीक है। एंड ऑल्सो विंड मे डिफ्लेक्ट, ठीक है, मे डिफ्लेक्ट द पेपर साइड अवे, द पेपर साइड, द पेपर साइड वे, ओके, फुल स्टॉप, ठीक है। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर, THEREFOR, देयरफॉर a sheet of paper, therefore a sheet of paper will fall slower, ठीक है। आप पेपर शीट को ऊपर से पटको और पेपर की बॉल बनाकर पटको, कौन जल्दी आएगा, पेपर का जो बॉल बनाया है आपने वो जल्दी आएगा, ठीक है। और पेपर जो है, शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट है, वो कहाँ रह जाएगी, वो धीरे धीरे आएगी नीचे, ठीक है, अगर आप ऊपर से डालते हो। देन द, तो विल फॉल स्लोअर देन द वन वॉट, ओके, वन डेट, ओके, वन डेट इज, क्या करेंगे उसे, क्रम्पल्ड, चेंज करेंगे या क्रम्पल्ड करेंगे, इनटू ए बॉल। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। यानी कि एक पेपर को ऊपर से नीचे पटको आप, और एक उसकी बॉल बना करके पटको, कौन जल्दी आएगा, पेपर की शीट जो है, शीट आप, शीट नीचे आएगी, अब उसकी बॉल बनाइए वो, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि पेपर शीट लेट आएगी और जो बॉल है पेपर की वो पहले आएगी। उसका रीजन मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून, लिखे ग्रेविटेशनल force on the surface
ऑफ मून। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6, इज ओनली 1/6 एज strong as gravitational force as strong as gravitational force on the earth, full stop। आगे लिखिएगा व्हाट इज द वेट इन न्यूटन, फुल स्टॉप लिखिए व्हाट इज द वेट ऑफ नहीं, इसे करें आप इन, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन। ओके, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड on the moon and on the earth. Moon and on the earth. क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है मून की सरफेस पर, ठीक है, इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ. मतलब अर्थ पे जितना ग्रेविटेशन है उसके कंपैरिजन में 1/6 स्ट्रॉन्ग है. व्हाट इज द वेट इन न्यूटन. न्यूटन में वेट क्या होगा, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 किलो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ. बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है. मैं आपको बता दूं कि जो मास है ऑब्जेक्ट का, पहली बात तो वो दे रखा है. तो फर्स्ट तो आप लिखिएगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, वो आपको दे रखा है. मास कितना दे रखा है, तो स्मॉल एम मान लेता हूं मैं 10 kg, ठीक है, ये आपको दे रखा है. तो ओके, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इक्वल्स टू 10 kg दे रखा है. तो मून पर आप निकालोगे तो gm इक्वल्स टू क्या होगा, g/6 होगा, ठीक है, g/6. अब देखिए g/6 का मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको डिवाइड करना है 6 का. ओके, समझ गए. अब आपको वेट निकालना होगा. तो देखिए सबसे पहले मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 10 kg. जीएम निकाल लिया g/6, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 6 कर दिया, ठीक है. डिवाइड करके इसे सॉल्व करना चाहो कर लो. अब वेट निकालना है तो वेट है 10, तो आपके क्या है किलोग्राम, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दो 9.8/6. ओके, कितना आ जाएगा